हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस। और आप सभी को पता है पॉलिटिकल साइंस का एक बुक जो है कंप्लीट हो चुका है। और ये जो चल रहा है ये दूसरा बुक चल रहा है। इसमें भी पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो चुका है और दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो चुका है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 का, यानी कि जो चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसका जो 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, वो सभी हम लोग करने वाले हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PYQ सहित लिखा हुआ है, यानी कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका माध्यम जो है हिंदी है। मैं बार बार कहता हूँ 4-5 बोर्ड का जो क्वेश्चन आंसर है ये कहीं ना कहीं सेम होता है, कहीं ना कहीं मैच करता है। इसीलिए आप लोग सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं उस सेशन को जरूर देखिएगा। चलते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। जो है आज जो है फ्राइडे है और फ्राइडे को क्या होने वाली है, पॉलिटी होने वाली है। फ्राइडे को जो है आज जो है पॉलिटी होने वाली है और कल हिस्ट्री होगी। तो आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे और कल के शेड्यूल के अकॉर्डिंग कल हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सेशन अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे, जस्ट वेट। कहाँ हो गया, क्या हो गया इसको। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी मोटिवेट हो सकूं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाते हैं हमसे मैं उतना ज़्यादा और मतलब क्या कह सकता हूँ, मोटिवेट होता जाता हूँ और उतना ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ, माफ़ कीजिएगा वर्ड के लिए। लेकिन ये जो है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप जो है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और आप जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, दोनों मिल करके। उसके बाद देखिएगा आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हम आपका जो मेहनत है ये जाया नहीं होने देंगे। ये सिर्फ मेरा मेहनत नहीं है, ये आपका भी मेहनत है। तो इसको आप जाया मत होने दीजिएगा। और 2024 का बोर्ड एग्जाम जब होगा तो उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट झंडा गाड़ देंगे, इन द सेंस कि 90 प्लस, 90 या उसके प्लस जो है मार्क्स आप लोग जरूर लेकर के आएंगे। और यकीन मानिए अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो जरूर आप लेकर के आइएगा। सेशन आपको अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट लास्ट में कीजिएगा। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर के सेशन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूं उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है हमारा, एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एकल आधिपत्य दल व्यवस्था यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात की जा रही है। अगर इसका डेफिनेशन के बात जाए, जब किसी देश में शासन व्यवस्था की बागडोर लंबे समय तक एक ही राजनीतिक पार्टी संभालती है तो ऐसी शासन व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था या फिर एकल आधिपत्य दल व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पे हमसे डेफिनेशन पूछ रहा है, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं करेंगे। या अगर एक लाइन आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, भारत में 1952 से लेकर के 1967 के चौथे आम चुनाव तक, 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर के 1967 के चौथे आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का एकाधिपत्य रहा, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था। अगर एक लाइन आप जोड़ना चाहते तो जोड़ दीजिएगा, 2 नंबर में इससे ज्यादा मत लिखिएगा, अगर पूछे तो इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और ये क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेंगे, चाहे आप कोई भी गेस पेपर उल्टा के देख लीजिए, चाहे आप कोई सा भी बुक उल्टा करके देख लीजिए, कुछ ना कुछ अलग आपको मिलेगा। और बहुत सारे बुक या क्वेश्चन पेपर या गेस पेपर उल्टाने से ज़्यादा बेटर है कि अगर जो मैं करवा रहा हूँ वो आप लोग अगर नोट्स बना लेंगे तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा जो है एक हेल्पफुल मटेरियल जो है आपके पास तैयार हो जाएगा। एक नोट्स, बहुत ही अच्छा नोट्स सम्मिलित तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में तैयार हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपके पास नोट्स तैयार है तो एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पे, अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के दौर का अर्थ बताइए, अथवा अथवा एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जिक्र आएगा। भारत की राजनीति में 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर के 1967 के
चौथे आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा कायम रहा था, यानी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। लोकसभाएं नहीं, मसलन विधानसभा के चुनावों में भी सत्ता में थी। हालांकि 1967 के जो चौथा आम चुनाव हुआ था उसमें से उत्तर भारतीय राज्य, खास करके कह सकते हैं हिंदी भाषी राज्यों में, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि हालांकि अन्य राजनीतिक पार्टियां भी थी, परंतु कांग्रेस की तरह उन्हें विशाल जन समर्थन प्राप्त नहीं था, यानी कि लोगों का जो समर्थन था यह सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास था। यही वजह रही कि 1952 से 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा, और इसी को एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। यहाँ पे जो टर्म लिखा गया ना, यही वजह, ये किस वजह की बात की जा रही है? जन समर्थन की बात की जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी के पास तो था लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों के पास नहीं था, अन्य राजनीतिक दल के पास नहीं था। तो 2 नंबर में पूछेगा, इतना ही लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। आप यहाँ पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, नोट्स जरूर बनाइएगा। मेरी ये धारणा नहीं रहती कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वही टॉप करें, नहीं। आप में से जो भी बच्चे मेहनत करेंगे, चाहे आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में, और साथ ही साथ एग्जाम में नहीं बल्कि अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? 2012 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 2014, 17, 20 और 21 कई बार ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे गए हैं और इसके पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। तो हम लोग आंसर करते हैं, आंसर देखते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें केवल एक या दो पार्टी नहीं बल्कि कई सारे राजनीतिक दल मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक या दो राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि कई सारे राजनीतिक पार्टी मौजूद होते हैं, राजनीतिक दल मौजूद होते हैं, तथा ये सभी दल चुनाव प्रणाली में भाग लेते हैं। जो देश में चुनाव होते हैं, विभिन्न चुनाव होते हैं, उसमें भाग लेते हैं। वर्तमान में भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, वर्तमान में भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, चुनाव प्रणाली में भाग लेते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। एक लाइन आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को, एक लाइन आप जोड़ दीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है, बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। मैं खुद को हाइड कर रहा हूं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद एक लाइन जोड़ना है कि भारत में, वर्तमान में भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। उसके बाद लिखिएगा, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी भारत में मौजूद है। इतना लिखना है आपको, 2 नंबर में है, इससे ज्यादा नहीं लिखिएगा। और बहुत ही सटीक आंसर है, अगर आप ऐसा लिखते हैं एग्जाम में तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिलने की पूरी संभावना, इसमें से आपको नंबर नहीं काटा जाएगा अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और समझ में आ रहा है तो प्लीज जितने भी बच्चे हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैंने बहुत सारे बच्चे का नाम लिया था जिसमें से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, उन्होंने ना ही लाइक किया, ना ही शेयर किया और ना ही कमेंट किया है। तो आप लोगों में से कुछ 3 या 4 बच्चों ने ही कमेंट किया है कल के सेशन में, तो प्लीज सारे बच्चे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन व्यवस्था, या जो निर्वाचन है, जो चुनाव होते हैं, उसका दायित्व किस पर है? कौन चुनाव करवाता है भारत में? तो लिखेंगे हम आंसर, भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व जो है निर्वाचन आयोग पर है, या लिख सकते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग पर है। निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग कहा जाता है। निष्पक्ष चुनाव के लिए या निष्पक्ष चुनाव हेतु इसकी स्थापना जनवरी 1950 में कर दी गई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ईसीआई बोलते हैं। संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 ये कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग या एक निर्वाचन आयोग होगा जिसके ऊपर विभिन्न विभिन्न तरह की जिम्मेदारियां होगी। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। 324 के तहत आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है या जिम्मेदारी है। जो पंचायत चुनाव होते हैं यह राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि संबंधित राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। यानी कि जो वर्तमान निर्वाचन की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से निर्वाचन करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है, उसमें आपको क्या लगता है ये 4 जो सुधार है ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी ये 4 सुधार जो है ये कौन कौन से हैं। निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार जो है निम्नलिखित है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है निर्वाचन अधिकारियों को अतिरिक्त शक्ति दी जाए। यानी जो उनका जो उनको काम करने का दायरा है, शक्ति देने का अर्थ है कि जो काम करने का दायरा है वह काम करने का दायरा उनका और बढ़ाया जाए, उनको और शक्तियां दी जाए और पावर दी जाए, जिनसे उन पर सत्तारूढ़ दल के अनुचित दबाव का असर कम हो। कभी कभी होता है जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उन पर जो सत्तारूढ़ दल होते हैं उनका चुनाव के समय उनका प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं वो उनको फेवर कर देते हैं, ठीक है, उनके पक्ष में कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि उनकी शक्तियां और बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद चुनाव में सत्तारूढ़ दल के द्वारा, यानी कि जो पार्टी अभी सत्ता में है, जिस पार्टी की सरकार है, उसके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को कानून बनाकर नियंत्रित किया जाए। जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, जैसे कुछ भी कह सकते हैं, जो मौजूदा सरकार में होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री की बात कर ले, हेलीकॉप्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है, उनके सुरक्षा पर काफी ज्यादा खर्चा होता है। प्रधानमंत्री की बात कर ले तो प्रधानमंत्री भी जहां जाते हैं उनके सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी के लिए वोट मांगने जाते हैं, अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने जाते हैं, तो सरकारी मशीनरी का क्यों उपयोग करते हैं, ठीक है। या अगर सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हैं तो क्या उसके बदले में उनकी पार्टी भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार को पे करती है या नहीं करती है। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है उसको कानून बनाकर नियंत्रित किया जाए। उसके अलावा 4 लिखने हैं, 2 हो गए, 2 और बात करेंगे हम लोग। जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपनी दावेदारी पेश नहीं करते, एक स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, इनकी संख्या नियंत्रित की जानी चाहिए। होता क्या है कि ये लोग ज्यादा अगर होते हैं, अगर जो स्वतंत्र उम्मीदवार है या जो निर्दलीय उम्मीदवार है ये ज्यादा होंगे, तो हो सकता है कि जो क्षेत्र का वोट है ना, जनता का वोट, ये बट जाता है, इसके बटने का डर रहता है। इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि उनकी संख्या नियंत्रित की जानी चाहिए, कम की जानी चाहिए। और चौथा और आखिरी है, निर्वाचन आयोग के पास स्वतंत्र कर्मचारी होने चाहिए, जिससे फर्जी व जाली मतदाताओं को वोट करने से रोका जा सके। जो निर्वाचन अधिकारी बनाए जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, रिटर्निंग ऑफिसर उनको बोलते हैं, वो संबंधित जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके पास स्वतंत्र कर्मचारी होने चाहिए, निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी होना चाहिए। क्या होता है, टीचरों को काम पे लगा दिया जाता है जब चुनाव आता है, और विभिन्न विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको चुनाव आयोग अपने कामों में संलग्न करता, अपने कामों में लगा देता, जिस समय चुनाव होते हैं उस चुनाव के कार्यों में लगा देता। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि स्वतंत्र कर्मचारी उनके पास होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों बातें जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट सेशन में समझाने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 5 अंक का क्वेश्चन है ये। हालांकि वह भी जो है निर्वाचन आयोग में 4 सुधार जो पूछा गया था 2013 ईस्वी में, 13 में ही पूछा गया था ना, बिल्कुल 13 में जो पूछा गया था, यह भी कहीं ना कहीं 5 नंबर का होना चाहिए, लेकिन यह 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूं, जब जिस क्वेश्चन का आंसर लंबा हो, अगर 2 नंबर में निर्वाचन आयोग में 4 सुधार पूछ ले, जो 4 सुधार मैंने आपको बताए हैं, अगर याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। और 30 में से 15 बनाने, 14 आपने बना लिया और 15वां क्वेश्चन वही आपको आता है, तो लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए उसको, पहले अटेम्प्ट मत कीजिए, ताकि आपका टाइम बच सके एग्जाम में। आंसर करेंगे हम लोग, भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद
लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कायम रहा। हम लोग जानते हैं कि 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर के 1967 के चौथे आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी ने भारत में अपना प्रभुत्व, अपना दबदबा जो है यह कायम रखा था। बहरहाल, हालांकि कह सकते हैं कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं थी जो चुनाव लड़ती थी, बहुत सारी पार्टियां थी, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ को 3 सीटें आई थी पहले आम चुनाव में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें आई थी। बल्कि कई पार्टियां प्रथम आम चुनाव से पहले ही बन चुकी थी, जबकि कई पार्टियों का उद्भव है या कई पार्टियों का उदय जो है 1960 और 1970 के दशक में हुआ था। ठीक, बहुत सारी पार्टियां बन चुकी थी और बहुत सारी पार्टियां चुनाव के बाद बनी है, 1960 और 70 के दशक में या उसके बाद बनी है। इसके बाद प्रथम आम चुनाव में इन पार्टियों को बहुत ही कम सीटें मिली थी। जैसे मैंने बताया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें और भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। फिर भी इनकी मौजूदगी ने लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ऐसा लग रहा था कि और सारी पार्टियां हैं, लोकतंत्र जिंदा है, केवल कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में नहीं, सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी, केवल कांग्रेस पार्टी ही देश में नहीं है, बल्कि और भी सारी पार्टियां हैं, लोग जिसको पसंद कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा, इस वजह से भी कई अन्य राजनीतिक दलों का उद्भव संभव हो सका। अगर कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए नहीं रखती, वो क्या करती, संविधान में परिवर्तन कर देती और एक ही पार्टी का प्रभुत्व जो है सरकार हमेशा के लिए रह जाता, तो कोई दूसरी पार्टी कैसे फल फूल पाती। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी क्रेडिट देना यहाँ पे जायज बनता है। उदाहरण के लिए जो और भी सारी पार्टियां थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, ये कई सारी पार्टियां थी कांग्रेस पार्टी के अलावे। तो 5 नंबर में पूछेगा तो आपको इतना लिख देना है। ऐसा क्वेश्चन आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं खुद का कंटेंट है और खुद का कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है, लेकिन जब बन जाता है बहुत मजा आता है। इतना इजी वे में, इतना आसान तरीके से आपको शायद ही कोई बताएगा, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ध्यान रखिएगा ये बातें। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी जो मेहनत है ये आप लोगों के बदौलत ही साकार हो पाएगी। अगर आप लोग सक्सेस करते हैं तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत जो है रंग लाई है। इसलिए आप मेरी मेहनत को और साथ ही साथ अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट से जो मुझे देख रहे हैं, जो इस सेशन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें। मैं हमने पहले देखा था ना, निर्वाचन करने की जिम्मेदारी किस पे थी, निर्वाचन आयोग की थी। निर्वाचन में यानी कि चुनाव में कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं, बेसिकली हम उसके बारे में ओवरव्यू करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। भारत में निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ठीक है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। जिस पर, यानी कि निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है, जिस पर कहने का अर्थ है निर्वाचन आयोग पर संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। किस पर, निर्वाचन आयोग पर। निर्वाचन आयोग के जो है माफ कीजिएगा, निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? पहला, भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, यानी कि कहते हैं ना निर्वाचन क्षेत्र संख्या इतना है, निर्वाचन क्षेत्र संख्या उतना है। जैसे पटना है तो पटना में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण चुनाव आयोग करता है। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना, यानी कि जो मतदाता सूची है यह तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, सब कुछ सही है उनका, उसका नाम मतदाता सूची में डाला जाए। यह जिम्मेदारी का जो कार्य है यह चुनाव आयोग पे होता है, या जिसको हम निर्वाचन आयोग कहते हैं उन पर होता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, कोई राजनीतिक दल है उनको मान्यता प्रदान किया जाए, उनको कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए, ये सभी जो जिम्मेदारी है ये सभी कार्य चुनाव आयोग को करने पड़ते हैं। एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना भी मैंने बता दिया। निर्वाचन की तिथि यानी कि कब चुनाव होंगे और किस किस समय पर चुनाव होगा, ये सब निर्वाचन आयोग जारी करता है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद, जो भी विवाद हो गए दो दलों के बीच में, दो लोगों के बीच में जो चुनाव में खड़े हुए हैं, इस सब के लिए जांच के लिए अधिकारी की नियुक्त कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा लास्ट लिखेंगे कि निर्वाचन के वक्त दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू करता है, यानी कि आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो संबंधित जो सरकारें होती है वो कोई भी सरकारी कार्य नहीं कर पाती है। इससे पहले इसलिए देखेंगे
कि जब भी चुनाव होने वाला होता है, चाहे राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, तो राज्य की सरकारें चुनाव के नजदीक आते आते बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करती है, बहुत सारे पैसे विभिन्न विभिन्न प्रोजेक्ट पर दिए जाते हैं, ताकि ये पुल बन जाए, ये बांध बन जाए, ये सड़क बन जाए, ये नाली बन जाए, ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट लॉन्च मतलब जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किए जाते हैं चुनाव के समय। ठीक है, ताकि जनता को ध्यान रखे कि सरकार ने हमारे लिए काम किया। बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला होता है और कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, भारत के सभी राष्ट्रीय दलों के नाम बताएं। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको पता है भारत में वर्तमान में केवल 6 राष्ट्रीय दल है, इससे पहले 9 राष्ट्रीय दल थे। कौन कौन से हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई एम, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारत में राष्ट्रीय दल का जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जिनको राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और खुद को मुझे हार्ड ही रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय दल की शर्तें या अहर्ताएं क्या है? अगर कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल बनता है, उसके लिए क्या कंडीशन रखा गया है चुनाव आयोग के द्वारा? एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल तभी माना जाएगा जब, कंडीशन है 3 कंडीशन, इसके बारे में बात करेंगे, जब वह राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में, या तो कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए, 4 से अधिक, भारत के 28 राज्य है, उन 28 राज्यों में भी हो सकता है, 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी कि उसको 4 या 4 से अधिक राज्य में उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तब जाकर के उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। पहला कंडीशन, ये जो 3 कंडीशन लिखा हुआ है, 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है। ऐसा नहीं है कि तीनों फुलफिल करना है, नहीं, कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है। तो पहला समझ में आ गया, यानी कि फुलफिल कहने का अर्थ है पूरा करना है। दूसरा है, लोकसभा या राज्यों की विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना है। या तो लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, या फिर राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हों। लोकसभा के भी चुनाव में राज्यवार चुनाव होते हैं, हर राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या निश्चित की गई है, साथ ही साथ हर राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या भी निश्चित की गई है। तो 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मत, मान लीजिए 100 वोट डाले गए, 10 जो हो गया अवैध हो गया, 90 वैध हो गया, 1000 ले लेते हैं सही रहेगा, 1000 ले लेते हैं सही रहेगा। तो कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना। अब इसका अगर मैं 6% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 54 वोट। ये एक समझने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 6% मत प्राप्त करे, तथा इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना चाहिए। या तो आप लोकसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लीजिए, या फिर राज्य के जो विधानसभा चुनाव होते हैं 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लीजिए। इन दोनों में से कोई एक करने के बाद लोकसभा के 4 सीटों पर जीत दर्ज करना होगा आपको, या ये ऐसा कह सकते हैं कि 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना होगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। इसके बाद तीसरा कंडीशन देखते हैं, या यदि उसने, राजनीतिक पार्टी के बारे में बात की जा रही है, यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट जीता हो। ठीक है, यानी कि लोकसभा में 3 राज्यों में, ठीक है, 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2%। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 545। 545 और 7 और मिला दे तो 552, हालांकि उसका भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो 545 का 2% अगर हम निकालते हैं तो 10-11 सीटें लगभग होती है। अगर 11 सीटें किसी राजनीतिक पार्टी को मिलती है कम से कम 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में, उसके अलावा जितना हो सके, तब उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है दे दिया जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक दलीय माफ कीजिएगा, दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार जो है यह निम्नलिखित हैं। एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। बस 3 ही लिखना रहता है, 2 नंबर पे पूछता है, इससे ज्यादा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे चैनल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिए कि सेशन कैसा लगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कहीं और नहीं। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।